ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक झारखंड में एक लड़के ने मुझे मेल पे भेजा है और मुझे लगता था कि ये प्रॉब्लम जो है वो उस बच्चे ने मुझसे जो क्लैरिफिकेशन पूछा है इसके रिगार्डिंग, तो क्लैरिफिकेशन ये पूछा है कि सर ये प्रॉब्लम्स, दो प्रॉब्लम्स बेसिकली उसने पूछे थे और दोनों ही प्रॉब्लम मुझे लगा कि आप लोग के सामने डिस्कस करना उचित रहेगा और दोनों ही प्रॉब्लम अच्छे हैं, एक अच्छे स्ट्रीमलाइन फैशन के क्वेश्चंस हैं और थोड़ा सा अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो ये इजीली इसका सॉल्यूशन भी निकल आएगा। तो मैंने सोचा इसको आपके सामने डिस्कस किया जाए, तो बहुत समय ना वेस्ट करते हुए इस चीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन जो ये साइड दिस साइड क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप इस चीज़ को और अच्छे से देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। दिस इज द क्वेश्चन पहला क्वेश्चन ये कहता है कि एक मूविंग इलेक्ट्रॉन है जो इस पे और एक ऑर्बिटल मोशन कर रहा है। द मूविंग इलेक्ट्रॉन इज डूइंग एन ऑर्बिटल मोशन और ये इलेक्ट्रॉन जो मोशन कर रहा है तो इसमें ऑब्टेन क्या करना है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। आपको इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है और ये इलेक्ट्रॉन एक वर्टिकल एक्सिस के अक्रॉस स्पिन कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन इज इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज रिवॉल्विंग इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। तो ये जो ऑर्बिट ये दी है दैट इज द रेडियस आर। ठीक है, तो रेडियस आर की ऑर्बिट दी हुई है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहला क्वेश्चन है। सेकंड कहता है द एटम इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक इंडक्शन एंड द एटम इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंडक्शन बी सच दैट द प्लेन नॉर्मल ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट मेक्स एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो इस तरह से जो है एटम जो है प्लेस्ड है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंडक्शन में। बी मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आप मानिए, तो द एटम इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंडक्शन बी सच दैट द प्लेन नॉर्मल ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट का प्लेन नॉर्मल, दिस इज एंड दिस इज द प्लेन नॉर्मल और ये मैग्नेटिक इंडक्शन है, दिस इज द मैग्नेटिक इंडक्शन एंड दिस इज द प्लेन नॉर्मल। आई कैन राइट इट एज प्लेन नॉर्मल। ठीक है, ये प्लेन नॉर्मल है, इस ऑर्बिट के रिस्पेक्ट में ये मैग्नेटिक इंडक्शन से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। याद रखिए यहाँ पर कि मैग्नेटिक इंडक्शन, दिस इज द मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर एंड व्हाट इज द here is the plane normal of the electron orbit। तो ये जो plane normal of the electron orbit बात कर रहा है वो n कैप है, जो n कैप हमने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, तो ये उस जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है उस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के नॉर्मल में है, इसीलिए n है ये। ठीक है, ये एंगल थीटा बना रहा है मैग्नेटिक इंडक्शन से, या मैग्नेटिक फील्ड हम कह सकते हैं यहाँ पर अगर लेमैन की भाषा में कहें। ठीक है, तो फाइंड द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। तो इस सेकंड केस में जब ये थीटा एंगल बना रहा है तो आपको टॉर्क निकालना है एक्सपीरियंस्ड बाय द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट कर रहा है उस पर टॉर्क कितना एक्सपीरियंस्ड होगा ये निकालना है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन, पहला मैग्नेटिक मोमेंट का है, दूसरा है टॉर्क का। तो अगर आप हम ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि मैग्नेटिक मोमेंट अगर आप निकल जाएगा तो मैग्नेटिक मोमेंट निकलने के बाद टॉर्क तो बहुत इजीली निकल सकता है। मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व नहीं किया है, एक हिंट दी है कि कौन कौन से ऐसे फॉर्मूलाज हैं जिनको लगाकर आप ये चीज निकाल सकते हैं। वो ऐसे आपके मेथड्स या ऐसे आपके फॉर्मूलाज जिसके बेसिस पर आप इस को कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट मैंने आंसर भी मेंशन कर रखा है यहाँ पर। इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन में ये नहीं है कि क्वेश्चन बहुत टफ है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज जितनी टफ है क्वेश्चन उतना टफ नहीं है। बस आपको अगर फॉर्मूलाज पता है तो आपको इजीली निकल जाएगा। जो ऐसा क्वेश्चन दिया है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, हम बैक ट्रैक करते हैं। बैक ट्रैक करने पर पता चलता है कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो क्या होता है, I इंटू ए, चूंकि वैसे कि NIA होता है, लेकिन n चूंकि ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन का एटम है इसलिए n की वैल्यू 1 है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि फॉर n इक्वल्स टू 1 फॉर ग्राउंड स्टेट। और ये चीजें दो जगह काम आएंगी, पहले बोर्स मॉडल के हिसाब से जो फॉर्मूला लगाते हैं उसमें काम आएगा और साथ साथ में जो है आगे के डेरिवेशन में भी काम आएगा। तो चार, ये कुल मिला के 6 फॉर्मूला से ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये 6 फॉर्मूलाज मैंने यहाँ लिखे हैं, समझने की कोशिश करते हैं कैसे सॉल्व होगा।
हमें इस एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट कर रहा है, ये भी पता है, और उसका मैग्नेटिक इंडक्शन B है, प्लेन नॉर्मल से गया है, उसका उस प्लेन नॉर्मल से जो अगर वो ऑर्बिट जो इलेक्ट्रॉन की है वो थीटा एंगल बनाती है, ये दो चीजें हमें गिवन है, ठीक है। रेडियस गिवन है कि रेडियस इलेक्ट्रॉन की उस ऑर्बिट के अक्रॉस क्या है, r है, वो हमें गिवन है। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले अपना बोर मॉडल यूज किया है। बोर मॉडल क्या कहता है, mvr = nh/2π, दैट इज द फॉर्मूला मेंशन्ड है, ये फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन है, जहाँ पे v वेलोसिटी होती है, m मास होता है, r इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिटेशन या रेडियस ऑफ ऑर्बिटल रेडियस कह सकते हैं इसको, रेडियस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो mvr = nh/2π, जहाँ n सिग्निफाइज द ऑर्बिट या स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, किस ऑर्बिट में घूम रहा है, या फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। ग्राउंड के केस में क्या है, n = 1 रहेगा ग्राउंड ऑर्बिट में। h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, जो आपका वो आपके प्लैंक्स ने दिया था, और बाकी 2π कांस्टेंट है, तो mvr से nh/2π लगा देंगे, n1 रखेंगे तो mvr = h/2π आएगा, इससे वेलोसिटी निकल जाएगी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रोटेशन, वेलोसिटी ऑफ रोटेशन निकल गई। नेक्स्ट क्या है, हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, m = I × A, देयर आई मेंशन, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है m = I × A, दैट इज द मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ पे A तो हमें मिल जाएगा, A क्या होगा, चूंकि ये रोटेशन जो है वो सर्कुलर पाथ में है, तो πr² हो जाएगा, जो कि यहाँ मैंने मेंशन किया है, A = πr², तो इसलिए निकल जाएगा, दैट नन ऑफ दिस कंसर्न। बस बट I जो है ये हमारा अभी अननोन है, तो आई के लिए थोड़ा सा और बैक ट्रैक करेंगे। आई हम इसमें देखेंगे कि कहाँ से आई निकाल सकते हैं। तो आई का फॉर्मूला हमें आता है, I = dq/dt। तो I = dq/dt अगर यूज करते हैं तो q तो E से रिप्लेस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लेकिन t कैसे निकालेंगे, तो t निकालने के लिए टाइम = डिस्टेंस बाय स्पीड का फॉर्मूला यूज किया हमने, तो टाइम = डिस्टेंस बाय स्पीड लगा दिया। डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, उस ऑर्बिट की सर्कमफेरेंस, जो कि क्या होगी 2πr, ठीक है, 2πr बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी जो हमने यहाँ से mvr = nh/2π से निकाल रखी है। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे हर चीज सिमेट्रिकली है। तो एक बार v यहाँ से निकाला, v जो निकाला तो वो पुट किया हमने इस स्पीड सेक्शन में, तो टाइम निकल आया, टाइम निकल आया तो I निकल आया, I निकल आया तो मैग्नेटिक मोमेंट m निकल आया I × A से। तो ये सिमेट्री से चलते गए तो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट तक हम पहुंच गए। उसके बाद क्या है कि टॉर्क निकालना है। टॉर्क का फॉर्मूला अगर आपको क्लियर होगा तो इजीली निकल आएगा। टॉर्क फॉर्मूला क्या कहता है, टाउ = m × b, m × b क्रॉस प्रोडक्ट है, तो m रिलेट्स करना, टॉर्क जो होगा वो m के प्लेन से और b मैग्नेटिक इंडक्शन प्लेन से परपेंडिकुलर होगा। तो टाउ = m × b लगाया तो mb sin थीटा, और m की वैल्यू हमने उठा के यहाँ से यहाँ रख दी, तो ये वैल्यूज निकल के आई। तो ये वैल्यूज आप लोग क्या करें, नोट कर लें। अगर ये वैल्यूज आप नोट कर लेंगे तो अपने आप इस चीज को, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन अगर ध्यान से देखें तो दिस क्वेश्चन जो है ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बस इम्पोर्टेंट क्या है कि ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देने योग्य है कि इस क्वेश्चन में सिमेट्रिकली चीजें निकल रही, एक के बाद एक फॉर्मूला अगर लगाते जाएंगे तो आप सॉल्यूशन पर अराइव कर जाएंगे। सॉल्यूशन मैंने लिख रखा है, ये मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू है और ये वैल्यू जो है आपकी टॉर्क की है। तो इन दोनों वैल्यूज का आप नोट कर लीजिए, ये आप खुद सॉल्व करके देखिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो मेल पे रिवर्ट कर सकते हैं, जैसे कि इससे पहले भी आप करते रहे हैं। तो ये क्वेश्चन को बताने का मतलब ये नहीं था, ये क्वेश्चन बहुत से लोगों को ऐसा हो सकता है कि आता ही हो। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जेई एडवांस लेवल क्वेश्चन नहीं है, जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन है, और इसके अलावा इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं जो मुझे लगे कि मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूं। बस इतना है कि ये क्वेश्चन जब पेपर में आएगा या पेपर में आया होगा तो एज अ उसकी लैंग्वेज के हिसाब से, जो इसे मैग्नेटिक इंडक्शन यूज कर दिया, तो मैग्नेटिक इंडक्शन यूज करने से लगा जो सामने वाला बंदा पेपर सॉल्व कर रहा है उसको लगेगा बहुत बड़ी चीज है, कुछ जो नहीं पढ़ा है उसने कोई ऐसी चीज आ गई। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड है, बस 3-4 फॉर्मूले एक साथ कलेक्टिवली यूज हो रहे हैं, एक के बाद एक निकलता जाएगा, वैल्यू प्लेस करते जाइए, आंसर आता जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन ये था जो मुझे आपसे डिस्कस करना था। एंड सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर एक मेंशन्ड है, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा मुझे लगा कि इफेक्टिव है और होना चाहिए, आपसे डिस्कशन मुझे करना चाहिए इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो क्वेश्चन को थोड़ा हम फोकस करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये आपका एक इन्होंने दे रखा है, एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी दी है D2 और एक ये बार है, और ये बार जो है वर्टिकली जो है वो इस पे खड़ा हुआ है, पाइवेटेड है P जो है पॉइंट से, पाइवेटेड मतलब यहाँ से बंधा हुआ है इस P पॉइंट से, ये ऐसे सपोज दिस बार है और ये P पॉइंट से ऐसे रोटेट करने के लिए यहाँ से P से पाइवट है, और P दिस इज द पाइवट एंड, ठीक है। और इस रॉड की डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी ऑफ द रॉड दी हुई है D1,
लिक्विड की डेंसिटी इसमें की इमर्ज्ड है, ये वो डेंसिटी D2 है और रॉड की डेंसिटी D1 है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द रॉड। मतलब थोड़ा सा ये मानने में अजीब सा लग रहा है कि लिक्विड की डेंसिटी रॉड के मटेरियल की डेंसिटी से ज्यादा है, मतलब कहने का मतलब D2 इज ग्रेटर देन D1, ठीक है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है थिन रॉड ऑफ लेंथ L, कैपिटल L दिया हुआ है, इसकी लेंथ जो है इस रॉड की, द लेंथ ऑफ दिस रॉड इज L, ठीक है। So rod of length L and a uniform cross section is pivoted at lowest point P, यहाँ पे P पे pivot है, inside a stationary homogeneous and a non-viscous liquid। non-viscous liquid इसलिए कहा गया कि अगर viscosity constants भी हम साथ साथ में लेते चलेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। विस्कोसिटी के कॉन्सेप्ट भी इसमें मेंशन करने पड़ेंगे, वो फॉर्मूला भी लगाने पड़ेंगे जिसमें स्पीड का वेरिएशन होता है विस्कोसिटी के साथ। तो उस चीज को, उस कॉम्प्लेक्सिटी को मैंने हाइड कर दिया, हटा दिया इस क्वेश्चन में, मैंने नहीं हटाया और सॉरी ये जो क्वेश्चन मेंशन है, जो कि ये क्वेश्चन भी जेई मेंस लेवल का ही, एडवांस लेवल का क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन है। तो रॉड इज फ्री टू रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू P। द डेंसिटी D1 ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड इज स्मॉलर देन द डेंसिटी D2 ऑफ द लिक्विड। मतलब D2 डेंसिटी D2 जो है वो ज्यादा है, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है रादर देन डेंसिटी ऑफ द रॉड, ठीक है। ये दिया हुआ है of the liquid, the rod is displaced by a small angle theta। अभी सेकंड कंडीशन क्या है, रॉड को थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ पे मेंशन भी है कि थीटा एंगल इस रॉड को, सपोज दिस इज द रॉड, ये रॉड था, इसको हमने ऐसे डिस्प्लेस कर दिया, ये रॉड ऐसे खड़ा था, इसको हमने थोड़ा ऐसे डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। और कितना एंगल डिस्प्लेस किया? थीटा एंगल डिस्प्लेस कर दिया फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। कौन सी इक्विलिब्रियम पोजीशन? सपोज स्टेप पे खड़ा था पहले, उसको थीटा एंगल यहाँ फोर्स लगा के ऐसे डिस्प्लेस कर दिया एंड देन रिलीज, उसका छोड़ दिया। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ गिवन पैरामीटर्स। तो ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात से एसएचएम का क्वेश्चन लग रहा है कि क्या वो, पहले तो चेक करते हैं क्या वो हार्मोनिक मोशन करेगा कि नहीं करेगा, हार्मोनिक मोशन अटेन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो हमने एक छोटा सा एक एग्जाम्पशन मान लिया है कि लेट द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द रॉड इज S। अगर हम इस छोटी से एग्जाम्पशन को कर लेते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द रॉड को हम S मान लेते हैं, तो सपोज लेट S इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। अगर हम S को क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द रॉड मान लेते हैं, क्योंकि ये वैल्यू बाद में चलिए कहीं ना कहीं कट जाएगी, कहीं ना कहीं डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमारा इसमें विजन क्या कहेगा, कैसे इस चीज को करा जाए, कैसे इस चीज को अटेन किया जाए। तो सबसे पहला काम है हमें, सबसे पहले इसमें निकालना क्या है, हमसे पूछा गया एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेशन ऑफ द रॉड। तो एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए हम अगर बैक ट्रैक करें चीजों को, कैसे निकाल सकते हैं, कैसे हमारा कॉन्सेप्ट बनेगा, तो हम इतना कह सकते हैं कि जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए हमें कहीं ना कहीं एंगुलर एक्सेलरेशन में जाना पड़ेगा। एक बार एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाएगा और उसके बाद उसकी वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर कर देंगे तो आपको जो भी रिलेशन मिलेगा फाइनल, हमें पता क्या है, बेसिकली हमें ये पता है कि कोई भी और एसएचएम में जो डी स्क्वायर एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है उसका रिलेशन या वो निगेटिव ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है वो ही एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो होगा वही एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो ओमेगा जो भी निकलेगा, बेसिकली एसएचएम की डेफिनेशन क्या है कि डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर दैट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ द कोई कांस्टेंट लगा होगा इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये कांस्टेंट क्या होता है, स्क्वायर ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी होता है। तो ये हमारा एसएचएम का बेसिक इक्वेशन है। लेकिन इस इक्वेशन तक इसको खींचे कैसे लाएं, कैसे इसको करें, तो हम पहले करते हैं, पहले अपने बेसिक नेचर ऑफ फोर्सेस देख लेते हैं कि नेचर ऑफ फोर्सेस हमें लगे कैसे थे इसमें। तो हमने इस इक्वेशन को थोड़ा सा हमने फोर्सेस के रिस्पेक्ट में ड्रॉ कर लिया है, रीड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पे इसको हमने लगा दिया, दिस इज द सपोज जी इज द, व्हाट इज द पॉइंट जी इज द सेंटर ऑफ मास। इस रॉड का सेंटर ऑफ मास जो है जी है, जहां पर इसका वेट काम कर रहा है, दैट इज द वेट, एंड इसी पर बायोंसी फोर्स एफ बी काम करेगा। तो वेट और बायोंसी फोर्स की डेफिनेशन में अगर हम सिंपल वेट की डेफिनेशन निकालें, वेट क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी, मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। तो एस जो है क्रॉस सेक्शन एरिया हम एस मान चुके, तो एस इंटू लेंथ कितनी, एल इंटू
d1g, क्योंकि यहाँ पे हम वेट निकाल रहे हैं, वेट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस रॉड, इस रॉड की प्रॉपर्टी वेट है, तो d1 डेंसिटी ऑफ द हमने रॉड लिया है, ठीक है। इसी तरह बायोंसी फोर्स इस पे ऐड करेगा अपोजिट साइड में, वो भी VDG से ही कर लेंगे, तो S इज एरिया क्रॉस सेक्शन टू लेंथ इनटू डेंसिटी क्या लेंगे, d2 लेंगे, क्योंकि बायोंसी फोर्स किसके कारण लग रहा है, ये लिक्विड के कारण लग रहा है, इसीलिए इसकी डेंसिटी d2 हो जाएगी। तो जब देखेंगे तो FV और LW कंपेयर करेंगे, FV और W कंपेयर करने के बाद हमें पता चलेगा कि पूरा ये बाकी S इंटू L इंटू G कॉमन जा रहा है, केवल डेंसिटी D1 और D2 के हिसाब से ये फोर्सेस वेरी कर रहे हैं। तो चूंकि डेंसिटी के हिसाब से वेरी कर रहे हैं, इसलिए चूंकि D2 इज ग्रेटर देन D1, D2 बड़ा है D1 से, इसलिए FV जो हो जाएगा वो W से बड़ा हो जाएगा। तो FV W से बड़ा हो जाएगा, तो नेट फोर्स हम जो नेट रिस्टोरेशन फोर्स हम कैलकुलेट कर लेंगे कि आखिर नेट रिस्टोरेशन फोर्स क्या होगा। तो नेट रिस्टोरेशन फोर्स क्या होगा, इनका डिफरेंस FV माइनस W माइनस FV क्यों नहीं किया, क्योंकि FV बड़ा है, तो FV बड़ा है इसलिए FV माइनस W करेंगे तो बाकी सब कॉमन है, S इंटू L इंटू G कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में होगा D2 माइनस D1, क्योंकि इसी के बेसिस पर हमारा जो है वो क्या हो रहा है, इसी के बेसिस पे हमारा फोर्स की वैल्यू कंप्यूट हो रही, कौन किससे बड़ा है। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स हमारा, इसलिए मैंने इसको बार बार यहाँ पे लिखा है रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। और रिस्टोरिंग फोर्स अभी आ गया, उसके बाद हम नेट रिस्टोरिंग फोर्स कंप्यूट हमने कर लिया है यहाँ पर, S इंटू N D2 माइनस D1 इंटू Q इंटू G। अब ये टॉर्क, अब अगर रिस्टोरिंग टॉर्क निकालें इस फोर्स के कारण, अगर हम टॉर्क निकालें तो टॉर्क क्या निकालेंगे, टाउ इज इक्वल्स टू क्या होगा, दिस रिस्टोरिंग फोर्स इनटू क्या डिस्टेंस, विच डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस Q इंटू G, ठीक है। ये डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो इसी डिस्टेंस पे को अटेन करेगा, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा इसी डिस्टेंस को अटेन करेगा, तो ये डिस्टेंस क्या है, Q इंटू G। अब Q इंटू G निकालेंगे कैसे, ये हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लें, तो ट्रिग्नोमेट्री यूज करके क्या मिलेगा, दिस इज द, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करें तो यहाँ मैंने की है, इस चीज को हम देख सकते हैं थोड़ा सा, देयर आई यूज ट्रिग्नोमेट्री, ये QG निकालना था हमारा, ये L/2 होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या होगी, सेंटर ऑफ मास पर है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L/2, क्योंकि पूरा जो है पूरा L है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, L/2। तो यही मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, दिस डिस्टेंस इज L/2, इस QG निकालना है, ये थीटा है, ठीक है। तो अगर हम साइन थीटा की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं तो साइन थीटा क्या आता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, QG बाई L/2, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितनी आ रही है, दिस डिस्टेंस L/2, तो इससे QG निकल आएगा, इट इज L/2 साइन थीटा, तो QG इज इक्वल्स टू L/2 साइन थीटा रख दिया हमने यहाँ पर। अब हमने इसके बाद क्या किया, ये तो आपका टॉर्क एक्सपीरियंस जो है वो निकल आया, और टॉर्क एक्सपीरियंस जो में के आगे मैंने यहाँ निगेटिव साइन लगाया, तो दिस निगेटिव साइन इंप्लाइज दैट दिस इज द रिस्टोरिंग टॉर्क। क्यों है, क्योंकि ये रिस्टोरिंग टॉर्क है, इसीलिए यहाँ पर ये निगेटिव साइन हमने मेंशन किया है, ठीक है। स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा जो है वो थीटा की इक्विवेलेंट हम कई बार कर चुके हैं इससे पहले वीडियोस में भी। तो आपका इससे हमारा फायदा क्या होगा, इससे हमारा क्या होगा कि टाउ के रिस्टोरिंग टॉर्क निकालने से हमें एंगुलर एक्सेलरेशन के फॉर्मूले को यूज करने का मौका मिल जाएगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन टाउ इज टू आई अल्फा होता है, आई जो होता है दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस रॉड के एक एंड से ml²/3 होगा, तो यानी कि ml²/3 लिखा हुआ है, और इसके साथ फिगर में क्या है, अल्फा आ गया, दैट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इस सारा जो हमने इतना बड़ा जो सारा डेरिवेशन किया है वो किस लिए किया है, जिससे कि एंगुलर एक्सेलरेशन पिक्चर में आ पाए। एक बार एंगुलर एक्सेलरेशन पिक्चर में आ जाएगा तो हमारा एक टर्म जो है डिफरेंशियल टर्म विद रिस्पेक्ट टू द डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इजिली आ जाएगा, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट की जो है वो एक्सेलरेशन होता है। क्योंकि हम एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, एंड चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, d²x/dt², अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करें। लेकिन चूंकि यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से d²θ/dt², तो ये अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, इसको खोल दिया d²θ/dt², और ये जो टर्म जो फाइनली आएगा थीटा के साथ, वो टर्म ओमेगा में काउंटर हो जाएगा, जो कि फाइनली आपको कंप्यूट करेगा एंगुलर वेलोसिटी को बनाएगा। क्योंकि एसएचएम में, अच्छा ये एसएचएम कैसे पता चल रहा है, एसएचएम में आप देख रहे हैं कि रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ द एंगल, यहाँ पे लिखा मेंशन है, सिंस टाउ इज प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ थीटा, हेंस ये प्रूव हो गया कि एसएचएम करेगा, ठीक है। मतलब बार बार रिलीज होगा, बार बार पे आएगा, फिर बार रिलीज होगा, फिर बार बार इस तरह से ऑसिलेट करेगा, ठीक है ये रॉड। तो ये कैसे क्लियर होगा, टाउ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए ये एसएचएम करेगा। अब इस टाउ के आने से हमारे पास इस इक्वेशन को यूज करने का मौका हमें मिल गया, और इस इक्वेशन में जो ओमेगा होता है वही आपकी एंगुलर वेलोसिटी होती है। जब इक्वेट करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर हम आपको क्लियरली मेंशन्ड है 3g
d2 माइनस d1 बाई 2 d1 इंटू एल। ये नोट क्यों आया है? क्योंकि एसएचएम के केस में, इन केस ऑफ एसएचएम, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। एसएचएम के केस में क्या होता है, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, जो कि हमें फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी चाहिए था। तो यहाँ पे बहुत ये क्वेश्चन थोड़ा सा पहले वाले क्वेश्चन से ट्विस्टेड है। ये फिर भी मैं बता दूं कि दिस क्वेश्चन इज ऑफ जेई मेंस लेवल। जेई मेंस लेवल क्वेश्चन है, अभी एडवांस लेवल के क्वेश्चन पे नहीं पहुंचे हैं। तो प्रॉब्लम मुझे जहां तक एनालाइज हुई कि उस कैंडिडेट को, जो कैंडिडेट जिसने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा है, तो माइट बी पॉसिबल कि वो शुरू का डिडक्शन नहीं कर पा रहा होगा। ये जो डिडक्शन हुआ है यहाँ पर, ये डिडक्शन या रिस्टोरिंग फोर्स का कैलकुलेशन, उसका शायद प्रॉब्लम आ रही होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन जो एसएचएम में पूछा जाए, तो कहीं ना कहीं एसएचएम की बेसिक क्वेश्चंस, जैसे रिस्टोरिंग टॉप जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है, निगेटिव होगा डिस्प्लेसमेंट के। एसएचएम की ये प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जो आपका ये एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा वो निगेटिव होगा डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा। तो ये दो चीज ऐसी हैं कि इक्वेशन को खींच के वहां तक अगर हम ले आते हैं तो इजीली हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये एसएचएम है कि नहीं है। और साथ साथ में एसएचएम प्रूफ हो गया तो एंगुलर वेलोसिटी जैसे पैरामीटर्स या कांस्टेंट्स हम निकाल सकते हैं। इस पहले वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला बेस्ड था, दूसरा वाला क्वेश्चन थोड़ा सा शुरू के टर्म में लॉजिक लगा, लॉजिक लगने के बाद फाइनली वो रिजॉल्व के चला आया। तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप देख लीजिए। मैंने इससे पहले वीडियो में भी, इससे पहले भी आपको ये चीज के इन क्वेश्चंस को मैं दिखा चुका हूँ। एक बार इस चीज को आप दोबारा पढ़ सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस इतना मुश्किल नहीं है, क्वेश्चंस मेल पे हमारे पास आते रहते हैं और हम पूरी कोशिश करते हैं कि इसको समय पर आपको डिलीवर कर सकें। इन क्वेश्चंस को मैंने बच्चों को डिलीवर कर दिया है ऑलरेडी। डिस्कशन आप लोगों के साथ करना था, इसलिए इस चीज को हम ले आए हैं आपके साथ, और आशा करते हैं कि क्वेश्चन इसी तरह पूछते रहिए और हम आपका आंसर देते रहें। और इसी के लिए हम यहाँ पर, हम ऑनलाइन भी पोर्टल, मैं इस चीज की थोड़ा क्षमा मांगना चाहूंगा आप लोगों से कि मैं बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं रहता हूँ कि क्वेश्चन की सॉल्विंग रेट मेरे पर्सनल एस्पेक्ट से हमारे बहुत सारे जो सॉल्वर्स हैं वो इस चीज को सॉल्व करके बच्चों को देते रहते हैं। लेकिन जो मैं अपने पोर्टल के माध्यम से जो आप लोगों को कन्वे करता हूँ वो काफी समय हो जाता है। मुझे लगता है कि लास्ट टाइम 2 हफ्ते निकल गए कि मैंने इस पोर्टल पे कोई वीडियो डाला हो, 2 हफ्ते बाद ही डाला ये वीडियो। थोड़ा समय का अभाव रहता है, लेकिन कोशिश करता हूँ मैं, यकीन मानिए कि जब भी मौका मिले मैं आपके सामने इस चीज को लेकर आऊँ। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। बाकी हम लोग का इंटरेक्शन बना रहे, हम लोग इसी तरह क्वेश्चंस पूछते रहिए, हम क्वेश्चंस के रिप्लाई करते रहें। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।